हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद राहुल उत्तराखंड में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं उत्तराखंड के इतिहास में परमार वंश की भूमिका। देखते हैं दोस्तों कैसे उदय होता है परमार वंश का उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में। चलिए दोस्तों टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों होता यह है कि 800 ईस्वी से पहले या 800 ईस्वी तक संपूर्ण उत्तराखंड में कतीरियों का शासन रहता है और जैसे जैसे इनका शासन समाप्त होने के कगार पर रहता है उसके पश्चात एक तरफ गढ़वाल में परमार वंश और दूसरी तरफ कुमाऊं क्षेत्र में चंद्रवंश का उदय होता है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि चंद्रवंश और परमार वंश के आ जाने से कतूरी राजा पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों कई बारी आगे चलकर ये राजा परमार वंश या चंद्रवंशीय राजाओं के साथ युद्ध करते हुए दिखेंगे। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कैसे परमार वंश की स्थापना होती है गढ़वाल क्षेत्र में। दोस्तों होता यह है कि जैसे जैसे ये कत्यूरी कमजोर पड़ने लगते हैं उनके पश्चात धीरे धीरे इनके सामंत अर्थात जो कत्यूरियों के लिए काम करते थे या जो कत्यूरियों के अधीन थे ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने के लिए उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में छोटे छोटे राज्यों की स्थापना करते हैं और बाद में यही राज्य गढ़ के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों बात करते हैं कत्यूरियों के बाद उनके सामंत अर्थात जो कत्यूरियों के लिए काम करते थे या जो कत्यूरियों के अधीन थे ये धीरे धीरे अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए गढ़वाल क्षेत्र में छोटे छोटे राज्यों की स्थापना करते हैं और बाद में वही राज्य गढ़ के नाम से जाने जाते हैं। अगर गढ़ों की बात करें तो अभी तक उत्तराखंड के इतिहास में कुल मिलाकर 52 गढ़ हुए हैं। अगर बात करें हम उत्तराखंड के मैप में तो गढ़वाल वाले क्षेत्र में ये आपका कुमाऊं वाला क्षेत्र और ये गढ़वाल वाला क्षेत्र। अगर 52 गढ़ों की बात करें तो यह है आपके गढ़वाल वाले क्षेत्र में। जैसे आप देख रहे होंगे चमोली में चांदपुरगढ़ हो गया, साकेरीगढ़ आपका उत्तरकाशी में और यहां पर टिहरी में आपका देवलगढ़। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट गढ़ों की। वैसे तो सारे गढ़ इंपॉर्टेंट हैं लेकिन यहां पर मैं आपको कुछ ही गढ़ों को करवा रहा हूं। जो बाकी 52 गढ़ों की पीडीएफ होगी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं 52 गढ़ों की। चलिए दोस्तों इन गढ़ों की बात करते हैं। दोस्तों अगर बात करें सबसे ऐतिहासिक और प्रमाणिक की यानी उत्तराखंड के इतिहास में सबसे ऐतिहासिक और प्रमाणिक गढ़ की बात करें तो यह है आपका चांदपुरगढ़। दोस्तों यह गढ़ चमोली जनपद में स्थित है। चांदपुरगढ़ चमोली जनपद में स्थित है और यहीं से चांदपुरगढ़ यानी चमोली से परमार वंश की शुरुआत होती है। यानी परमार वंश का उदय कहां से होता है? चांदपुरगढ़ चमोली से। अब बात करते हैं दोस्तों इस गढ़ में एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट की। दोस्तों ये चांदपुरगढ़ इतना ऐतिहासिक और प्रमाणिक है कि वर्ष 2004 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग द्वारा यहां पर उत्खनन करवा दिया गया और उत्खनन करने के पश्चात यहां पर कुल मिलाकर 52 कक्ष प्राप्त हुए हैं प्रमाण या प्रूफ के रूप में। यानी वर्ष 2004 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग द्वारा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग द्वारा यहां पर उत्खनन करवा दिया गया और प्रमाण के रूप में 12 कक्ष प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट गढ़ की जो है आपका देवलगढ़। दोस्तों यह गढ़ क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर देवलगढ़ में परमार वंशीय 37वां राजा अजयपाल यानी परमार वंश का 37वां राजा अजयपाल अपनी राजधानी ट्रांसफर कर देते हैं चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ और राजधानी ट्रांसफर करने के पश्चात
यहां पर कई सारे मंदिरों का निर्माण करते हैं, जैसे आपका राज राजेश्वरी मंदिर, गौरा देवी मंदिर और सत्यनाथ भैरव मंदिर। पहले तो परमार वंश के 37वां राजा अजयपाल अपनी राजधानी शिफ्ट करते हैं, कहां से? चांदपुरगढ़ से देवलगढ़। उसके पश्चात यहां पर राज राजेश्वरी मंदिर, गौरा देवी मंदिर और सत्यनाथ भैरव मंदिर का निर्माण करवाते हैं। अगर इसमें एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें दोस्तों, तो इसी देवलगढ़ में सोम का मांडा भी स्थित है, यानी देवलगढ़ में सोम का मांडा भी स्थित है। सोम का मांडा क्या होता है दोस्तों? दोस्तों यह एक प्रकार का न्यायालय होता है, जैसे हमारा उच्च न्यायालय नैनीताल में है, वैसे ही यहां पर परमार वंश के टाइम पर परमार वंशीय राजाओं का न्यायालय होता था, जहां पर न्याय किया जाता था परमार वंशीय प्रजा के लिए। अब बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट गढ़ों की। दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट गढ़ है इसमें, साकेरी गढ़, जो कि मैंने अभी आपको बताया था उत्तरकाशी में। दोस्तों साकेरी गढ़ पड़ता है रवाई क्षेत्र में, और रवाई क्षेत्र कहां पड़ता है? यह आता है उत्तरकाशी के अंतर्गत। काफी इतिहासकारों ने कहा है कि यहां पर राणा जाति के लोग रहते थे। कहां पर? रवाई क्षेत्र में राणा जाति के लोग। अगर कुछ और गढ़ों की बात करें, जैसे आपका ईडियागढ़ हो गया, बधानगढ़ हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों परमार वंशावली की। दोस्तों काफी सारे अलग अलग इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने परमार वंश के बारे में बताया है और परमार वंश का वर्णन किया है। जैसे अगर बात करें हम, हार्डविक एक प्रकार के इतिहासकार हैं जिन्होंने 1796 में एक सूची दी, यानी एक लिस्ट दी, जिसमें उन्होंने परमार वंश का वर्णन किया और बताया कि कैसे परमार वंश का उदय होता है उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में, कितने राजा शासन करते हैं परमार वंश में। तो अगर बात करें इसमें श्री बैकेट की, तो श्री बैकेट ने भी 1849 में एक सूची दी है जिसमें उन्होंने परमार वंश के बारे में बताया है। अगर बात करें विलियम की, तो विलियम ने भी परमार वंश का वर्णन किया है, सेम इसी तरह जैसे हार्डविक ने किया था। अगर बात करें एटकिंसन सूची की, दोस्तों एटकिंसन एक कीट वैज्ञानिक हैं, कीट वैज्ञानिक। एटकिंसन को कीट वैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने भी परमार वंश का वर्णन किया है और एटकिंसन सूची को अल्मोड़ा सूची भी कहा जाता है, अल्मोड़ा सूची। अगर बात करें सुदर्शन शाह जी की, तो ये परमार वंश के ये 55वें राजा हैं। परमार वंश के 55वें राजा सुदर्शन शाह जी। इन्होंने भी अपनी एक रचना दी है सभासार। इन्होंने इस सभासार में परमार वंश का संपूर्ण वर्णन किया है। किसने? सुदर्शन शाह जी ने, जो कि परमार वंश के 55वें राजा हैं। अब बात करते हैं मोलाराम जी की, तो मोलाराम जी भी एक इतिहासकार हैं, इन्होंने भी परमार वंश के बारे में बताया है। अगर बात करें दोस्तों परशुराम व विश्वनाथ मंदिर की, तो ये दोनों मंदिर उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। कहां पर स्थित है? उत्तरकाशी जनपद में। और दोस्तों इन दोनों मंदिरों में प्रदीप शाह से लेकर सुदर्शन शाह जी तक के प्रमाण मिले हैं इन दोनों मंदिरों में। अगर बात करें दोस्तों इसमें श्री बैकेट की सूची को, दोस्तों इसमें सबसे प्रामाणिक सूची माने गया है किसको? श्री बैकेट की सूची को। उत्तराखंड के इतिहास में सबसे प्रामाणिक सूची है श्री बैकेट की सूची, जो कि 1849 में दी गई थी। यह सूची क्यों सबसे प्रामाणिक है? क्योंकि यह सूची मेल खाती किससे? सुदर्शन शाह जी की सूची से, जो कि इन्होंने अपनी रचना सभासार में बताया है।
अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की, जो है आपके परमार वंश के राजा। कितने राजाओं ने यहां पर शासन किया, कब से कब तक किया। चलिए दोस्तों टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं परमार वंश के कुल राजाओं की। तो उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में परमार वंश के कुल 60 या 59 राजा शासन करते हैं गढ़वाल क्षेत्र में। अब बात करते हैं 800 ईस्वी के बाद की। तो 800 ईस्वी के बाद संपूर्ण गढ़वाल क्षेत्र में परमार वंश का उदय हो जाता है और 888 से लेके 1804 तक गढ़वाल क्षेत्र में परमार वंश के 54 राजा शासन करते हैं, यदि मेदिनी शाह को जोड़ दिया जाए। अब बात करते हैं 1804 से लेके 1815 तक। तो 1804 से लेके 1815 तक संपूर्ण उत्तराखंड में गोरखा शासन रहता है, यानी गोरखा राज करते हैं 1804 से लेके 1815 तक। अब बात करें दोस्तों इसमें 1815 के बाद। तो 1815 के बाद फिर से परमार वंशीय राजा रिटर्न कर लेते हैं और 1815 से लेके 1949 तक टिहरी रियासत में परमार वंश के 6 राजा शासन करते हैं, यानी परमार वंश के 6 राजा शासन करते हैं टिहरी रियासत में। टिहरी रियासत चलती है दोस्तों 1815 के बाद 1949 यानी आजादी तक, और 6 राजा शासन करते हैं। अब समझते हैं इस फैक्ट को दोस्तों। होता यह है कि मेदिनीपति यानी मेदिनी शाह के पिता रहते हैं पृथ्वीपति शाह। कौन? पृथ्वीपति शाह। और इनके समकालीन दिल्ली में शासन रहता है औरंगजेब का। किसका? औरंगजेब का। दोस्तों औरंगजेब काफी पावरफुल शासक रहा है मुगल के इतिहास में। अब बात करते हैं दोस्तों दिल्ली की। तो दिल्ली में औरंगजेब और उसके भाइयों के बीच राजद्रोह चल रहा होता है और औरंगजेब अपने सारे भाइयों को मार देता है। उनमें से उसके भाई का एक बेटा सुलेमान सिखो, मतलब औरंगजेब के भाई का बेटा सुलेमान सिखो बचकर भाग जाता है गढ़वाल की ओर और यह शरण ले लेता है पृथ्वीपति के दरबार में। और जैसे ही औरंगजेब को पता चलता है कि सुलेमान सिखो पृथ्वीपति शाह के दरबार में शरण ले लिया है, यानी औरंगजेब को जैसे ही पता चलता है कि सुलेमान सिखो ने शरण ले ली है पृथ्वीपति शाह के दरबार में गढ़वाल क्षेत्र में, वैसे ही औरंगजेब इस पृथ्वीपति शाह के पुत्र मेदिनी शाह से मिल जाता है और इसे इस तरह फोर्स करता है कि ये बोलता है कि सुलेमान सिखो को मेरे पास भेज दो। और मेदिनी शाह बिना अपनी पिता की परमिशन लिए हुए इस सुलेमान सिखो को भेज देता है। कहां? औरंगजेब के दरबार में। और औरंगजेब इसे मार देता है। और जैसे ही पृथ्वीपति शाह को पता चलता है कि सुलेमान सिखो को भेज दिया है मेदिनी शाह ने बिना मेरी परमिशन लिए हुए औरंगजेब के दरबार में, तो यार पहले तो बहुत गुस्सा होता है। उसके बाद इसको राज दरबार से निकाल देता है, यानी पृथ्वीपति शाह निकाल देते हैं मेदिनी शाह को राज दरबार से और मेदिनी शाह बेचारा दिल्ली चला जाता है। ठीक है। अब होता है दोस्तों कि कई इतिहासकारों ने कहा है कि इसकी यहीं पे मृत्यु हो गई थी, यानी ये यहीं पे मर गया था। कौन? मेदिनी शाह। कई इतिहासकारों ने कहा कि ये राजगद्दी पर बैठा, कईयों ने कहा ये नहीं बैठा। तो इसके पीछे कोई प्रमाण नहीं है दोस्तों, सही प्रमाण। काफी सारे इतिहासकारों ने कहा कि ये सिंहासन पर नहीं बैठा। तो जिन जिन इतिहासकारों ने कहा कि ये राजगद्दी पर बैठा, तब तो उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में 888 से लेकर 1804 तक परमार वंश के कुल मिलाकर 54 राजा शासन करेंगे। कितने राजा? यदि अगर कुछ इतिहासकारों ने यह भी कहा कि ये राजगद्दी पर नहीं बैठा, तब कितने राजा हो जाएंगे? 53 राजा। यानी अगर कुल मिलाकर देखें तो परमार वंश के 60 या 59 राजा, यानी यदि मेदिनी शाह को जोड़ दें तो 60 राजा हो जाएंगे। अगर मेदिनी शाह को नहीं जोड़ा जाए तो 59 राजा हो जाएंगे यहां पर। अब बात करते हैं दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है
कि परमार वंश के कितने राजाओं ने गढ़वाल क्षेत्र पर शासन किया। तो दोस्तों अगर एग्जामिनर ऑप्शन देगा तो उसमें से इन दोनों ऑप्शंस में एक ऑप्शन देगा, या तो 60 देगा या 59। दोनों ऑप्शन एग्जामिनर कभी भी नहीं देगा, क्योंकि अगर दोनों ऑप्शन एग्जाम में आ गए तो वो क्वेश्चन ही डिलीट हो जाएगा और सारे कैंडिडेट को इक्वल इक्वल मार्क्स मिल जाएंगे। इसलिए एग्जामिनर ऑप्शन में 60 या 59 दोनों में से एक ऑप्शन देगा। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। अगर बात करें हम भानु प्रताप और कनकपाल की, तो दोस्तों होता यह है कि उत्तराखंड के चमोली जनपद में स्थित यानी भानु प्रताप राजा रहते हैं चांदपुरगढ़ के। कहाँ के? चांदपुरगढ़। और चांदपुरगढ़ कहाँ पर स्थित है? यह है चमोली जनपद में। दोस्तों भानु प्रताप की सिर्फ 2 पुत्रियां रहती हैं। कितनी? 2 पुत्रियां। इनका कोई भी पुत्र नहीं होता है, सिर्फ 2 पुत्रियां रहती हैं। और इनके सामने एक संकट पैदा हो जाता है कि भानु प्रताप के बाद कौन चांदपुरगढ़ का राज दरबार संभालेंगे। तो दोस्तों इनके सामने एक संकट रह जाता है कि यार ये सोचते हैं कि मेरे बाद कौन मेरे राज दरबार को संभालेगा। तो दोस्तों होता यह है कि भानु प्रताप रहते हैं भगवान विष्णु के भक्त, यानी भगवान विष्णु के परम भक्त रहते हैं। और एक बार भगवान विष्णु इनके सपने में आते हैं, कहते हैं कि भानु प्रताप तुम्हारी प्रॉब्लम का जल्दी से सॉल्यूशन होने वाला है। तुम एक काम करो, तुम जाओ हरिद्वार। और हरिद्वार में धारा नगरी गुजरात से एक व्यक्ति कनकपाल नाम का आया है, शायद वो आपकी कोई हेल्प कर दे। तो भानु प्रताप चल पड़ता है हरिद्वार की ओर और इसको वास्तव में वहां पर कनकपाल नाम का एक व्यक्ति मिल जाता है। कौन? कनकपाल। और दोस्तों ये भानु प्रताप कनकपाल को ये सारी कहानी बता देता है कि भगवान विष्णु मेरे सपने में आए थे और उन्होंने ऐसा ऐसा बोला। तो काफी इसको मतलब समझा बुझा के दोस्तों ये ले आता है अपने गढ़वाल क्षेत्र में। ये कहता है कि तुम मेरी बेटी से शादी करोगे और मेरे बाद मेरे राज दरबार को संभालोगे। तो यार एक खुश हो जाता है, यार एक तरफ से बेटी भी मिल रही है, ऊपर से राज्य भी मिल रहा है, राज्य का राजा बनना पड़ रहा है। तो दोस्तों ये आ जाता है आपके चांदपुर गढ़वाल में, यानी चांदपुरगढ़ में आ जाता है। कौन? कनकपाल। उसके बाद यहाँ पे भानु प्रताप अपनी बड़ी बेटी सुचित्र वीणा, इसकी 2 पुत्रियां रहती दोस्तों, एक का नाम रहता है सुचित्र वीणा और एक का नाम रहता है चित्रवीणा। तो ये अपनी बड़ी बेटी, यानी इतिहासकारों ने कहा है कि ये अपनी बड़ी बेटी सुचित्र वीणा का विवाह करा देता है कनकपाल के साथ और ये बन जाता है घर जवाई। और दोस्तों काफी सारे इतिहासकारों ने कहा, जैसे कि मैं इसमें आपको बता देता हूं दोस्तों। एटकिंसन एक इतिहासकार वे हैं दोस्तों, इन्होंने वाटन हो गए और हरे कृष्ण रतोड़ी और काफी सारे इतिहासकार हैं। इन्होंने कहा कि कनकपाल धारा नगरी यानी धारा नगरी गुजरात प्रदेश से आया था। कौन? कनकपाल। एटकिंसन हो गया दोस्तों, वाल्टन हो गया, हरे कृष्ण रतोड़ी हो गया, भक्ति दर्शन हो गया। इनके अनुसार कनकपाल धारा नगरी गुजरात प्रदेश से आया हुआ था। कहां से आया हुआ था? गुजरात प्रदेश से आया हुआ था। कौन? कनकपाल। अब बात करते हैं दोस्तों चांदपुर शिलालेख की, जो कि आपका चांदपुरगढ़ में मिला। अगर यहां पर देखा जाए, हम बात करते हैं दोस्तों चांदपुर शिलालेख की। चांदपुर शिलालेख। तो दोस्तों चांदपुर शिलालेख में इस भानु प्रताप के बाद होने वाले शासक यानी कनकपाल को, चांदपुर शिलालेख में कनकपाल को गुर्जर प्रदेश का निवासी बताया गया। कहाँ का निवासी? गुर्जर प्रदेश का निवासी। और आधुनिक खोजों के अनुसार भी इस कनकपाल को चांदपुरगढ़ यानी चांदपुर शिलालेख में मिलने के पश्चात, यानी आधुनिक खोजों के पश्चात ये कहा गया कि ये है आपका
गुर्जर प्रदेश का निवासी। कहाँ का? गुर्जर प्रदेश का निवासी। कहाँ का? गुर्जर प्रदेश का निवासी।